हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? एकदम बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, तैयारी जोरों शोरों पे कर रहे होंगे, है ना? बिल्कुल। नोट से 10 का पेपर नज़दीक है, बिल्कुल उसके लिए कुछ अपडेट लेकर आपके सामने आए हैं। होपफुली काम आएगी एग्जाम में। देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या है बच्चे? सबसे पहले डीके के बारे में बात कर लेते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है? डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। बोले सर ठीक है। बच्चे ध्यान रख लीजिएगा, पहले के जमाने में, यानी कि कुछ टाइम पहले आप बोलते थे कि 250 mg पर डीएल से ऊपर, 250 mg पर डीएल से ऊपर अगर ग्लूकोज है और साथ ही साथ में कीटोन प्रेजेंट है, तो आप उसको क्या बोल देते थे? उसको आप बोल देते थे बच्चे डी के। यस और नो? बिल्कुल सर। लेकिन आज के जमाने में बिल्कुल नए भारत का जमाना है। उस जमाने के अंदर आपने देखा कि डी के क्या है बच्चे? बच्चे डी के का मतलब सिंपल सी भाषा में क्या होता है बच्चे? सिंपल सी भाषा में डी के का मतलब रहने वाला है क्या? सुनिएगा बच्चे, डी का मतलब है डायबिटीज। डी का मतलब क्या है बच्चे? डी का मतलब है डायबिटीज, यानी कि ग्लूकोज कितना लेवल होना चाहिए बच्चे? ध्यान रख लीजिएगा, 200 mg पर डीएल से ऊपर अगर क्या ग्लूकोज चल जाए तो उसको डीके बोलूंगा क्या? नहीं बोलने वाला हूं। बोले सर ठीक है। बच्चे के का मतलब क्या है? दिस इज द कीटोसिस। क्या है बच्चे? कीटोसिस। आपने सैंपल लिया, सैंपल को लेबोरेटरी में भेजा, आपने बीटा बीटा हाइड्रोक्सी बायोटूरेट का सैंपल चेक करवाया, ये आपने लैब इन्वेस्टिगेशन करवाई, आपने देखा कि इसकी मात्रा 3 मिलीमोल से ज्यादा है। 3 मिलीमोल से ज्यादा है, 3 मिलीमोल पर लीटर से ज्यादा है, तो आपने बताया कि क्या ये डीके है क्या? नहीं है बच्चे। बच्चे ए से क्या है? दिस इज द एसिडोसिस। क्या है बेटा? दिस इज द एसिडोसिस, यानी कि अगर पीएच 7.3 से कम है तो क्या डीके है क्या? नहीं बच्चे। इन तीनों का एक साथ प्रेजेंट होना मस्ट है, यानी कि ये तीनों मस्ट प्रेजेंट, ऑल थ्री, ये थ्री के थ्री एक साथ प्रेजेंट होंगे तो मैं उसको क्या बोलूंगा? उसको मैं डीके बोलने वाला हूं। पहली चीज। बोले सर ठीक है। बच्चे जो सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे ना, वो बनेंगे इस जगह से। बोले सर कौन सी जगह से? बच्चे सबसे ज्यादा बनने वाले हैं आपसे मैनेजमेंट से सवाल। बोले सर ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता था कि जैसे ही कोई भी डीके वाला पेशेंट आपके पास में आया, उस वाली कंडीशन में आप क्या करते थे? बच्चे जैसे ही डीके वाला पेशेंट आया, मैं सबसे पहले क्या करता था? मैं सबसे पहले उसको फ्लूइड देता था। बस सवाल यही बन जाता है कि पहले स्टैंडर्ड चॉइस रहती थी बच्चे एनएस, और अब जो स्टैंडर्ड चॉइस रहती है वो रहती है बच्चे बैलेंस्ड बैलेंस्ड क्रिस्टलोइड। कौन सी रहती है बच्चे? बैलेंस्ड क्रिस्टलोइड विल बी द चॉइस ऑफ फ्लूइड रहने वाला है, वो भी कौन सा? आर एल। बोले सर क्यों? बच्चे जो आपका नॉर्मल सलाइन था वो हाइपर क्लोरेमिक एसिडोसिस कर देता था, तो यही रीजन से जो प्रीफरेबल जो फ्लूइड लिया गया है वो कौन सा लिया गया है? दिस इज द बैलेंस्ड क्रिस्टलोइड, और वो क्या है बच्चे? वो आर एल है। बोले सर ठीक बात है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया गया कि किस रेट से आप ये देने वाले हैं, तो जैसे ही आपके पास में कोई पेशेंट आपके ओपीडी में आया, आपने सस्पेक्ट किया कि इस पेशेंट को क्या है? डीके है। सस्पेक्ट करते ही आपको बिल्कुल दह बछड़ी क्या दे देनी है बच्चे? फ्लूइड दे देना है। कितना? 15 से 20 ml पर केजी स्टेट आपको फ्लूइड दे देना है। बोले सर ठीक है। यही बात खत्म नहीं होती है। जैसे ही आपने कुछ टेस्ट वेस्ट इन्वेस्टिगेशन की और आपने बोला कि इसका केस कंफर्म हो गया है, यानी कि पेशेंट 100% किसका है? डीके का है, उस वाली कंडीशन में 2 से 4 घंटे के अंदर, 2 से 4 घंटे में आपको उस पेशेंट को 500 से लेके 1000 ml पर घंटे आपको क्या देना है बच्चे? फ्लूइड देना है। फ्लूइड कौन सा देना है बच्चे? फ्लूइड देना है आरएल। यस और नो? बिल्कुल सर। यस और नो? बिल्कुल सर। साथ ही साथ में मैं क्या देता हूं सर? मैं इंसुलिन देता हूं, लेकिन मैं इस बात का भी ध्यान रखूंगा कि इस वाले पेशेंट में एक टाइम के बाद में इसका ग्लूकोज कम होगा, क्योंकि मैंने क्या लगाया है? इंसुलिन लगाया है। तो आप डीएनएस भी स्टार्ट करते हैं? बिल्कुल सर करते हैं। और आप डीएनएस कभी स्टार्ट करेंगे, कोई बता पाएगा क्या? बिल्कुल सर, मैं डीएनएस तब स्टार्ट करने वाला हूं जब जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल लेस देन 250 mg पर डीएल हो जाए। कंप्लीट अपडेटेड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना मैनेजमेंट है, तो देख लीजिएगा, उसको करेक्ट करके जाइएगा। उसके बाद में क्या बोलस इंसुलिन दूंगा? नहीं देने वाला हूं। क्या इन्फ्यूजन से इंसुलिन दूंगा? बिल्कुल दूंगा। डोज क्या रहने वाली है? 0.1 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर घंटा। ये क्या रहने वाली है आपकी? ये इन्फ्यूजन की डोज रहने वाली है। और जब जब टारगेट ग्लूकोज अगर 200 mg पर डीएल से कम आ जाता था, उस टाइम पर आप इंसुलिन बंद कर देते थे। अब नहीं करना है, अब इसकी डोज को आधा कर देना है। 0.05 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर घंटे के हिसाब से आपको क्या देना है बच्चे? इंसुलिन देना है। क्या बात बोली है? पहले
पहले इंसुलिन बोलस दे सकते थे, अब नहीं देते हैं। अब किससे देना है? अब इन्फ्यूजन से देना है। डोज क्या रहेगी? 0.01 0.1 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर से आपकी डोज रहने वाली है। जब भी आपने वापस से ब्लड शुगर चेक किया, उसका ग्लूकोज का लेवल अगर 200 mg पर डीएल से कम आया है, क्या कर दूं? क्या इंसुलिन बंद कर दूं? क्या नहीं करना है। अपडेटेड गाइडलाइन ये कहती है कि आपको इंसुलिन की डोज को हाफ कर देना है, 0.05 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर आवर के हिसाब से आपको क्या करना है बच्चे? आपको उसके अंदर इंसुलिन चलाए रखना है। बोले सर ठीक है। अगला जो आपका अपडेट रहने वाला है बच्चे, वो रहने वाला है चेन ऑफ सर्वाइवल पर। किस पर बच्चे? अगला जो आपका अपडेट रहेगा वो रहेगा चेन ऑफ सर्वाइवल पे, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ध्यान रखना, ये सवाल आना ही आना है चेन ऑफ सर्वाइवल का। बच्चे ध्यान रख लीजिएगा, ये किसके लिए है? ये आप और मेरे लिए है, यानी कि ये अडल्ट के लिए देखा गया है। कितनी स्टेप है टोटल? टोटल बच्चे 6 स्टेप है। पहला है रिकॉग्निशन एंड इमरजेंसी एक्टिवेशन, दूसरा हाई क्वालिटी सीपीआर, तीसरा डिफिब्रिलेशन, चौथा एडवांस रिससिटेशन, पांचवा पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर, और छठा है रिकवरी एंड सर्वाइवरशिप। ये वर्ड अलग से जुड़ गया है, दिस इज द सर्वाइवरशिप। यस और नो? बिल्कुल सर। यस और नो? बिल्कुल सर। तो ध्यान रख लीजिएगा बच्चे, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट फॉर योर नोट सेट। यस और नो? बिल्कुल सर। आगे देखिएगा बच्चे, चाइल्ड के लिए भी बिल्कुल चेन ऑफ सर्वाइवल आ गया है। इसमें कितने स्टेप है पूरे? इसमें भी बच्चे पूरे के पूरे 6 स्टेप रहने वाले हैं। आप सारे के सारे बच्चों को दिख रहा होगा। पहला क्या है बच्चे? यहां पे पहला ही अलग है थोड़ा सा, दिस इज द प्रिवेंशन एंड रिकॉग्निशन। दूसरा है आपका एक्टिवेशन ऑफ द इमरजेंसी रेस्पॉन्स, तीसरा हाई क्वालिटी सीपीआर, चौथा अर्ली डिफिब्रिलेशन, पांचवा आपका एडवांस रिससिटेशन, और छठा दिस इज द पोस्ट कार्डिक अरेस्ट केयर। ध्यान रख लीजिएगा, ये चेन ऑफ सर्वाइवल आपको याद करके जाना है। हो सकता है कि ऐसा का ऐसा, जी हां, सेम टू सेम चित्र देकर आपसे पूछ ले। अगला अपडेट किस में आया है बच्चे? अगला अपडेट आया है, दिस इज द ROSC। क्या है सर ये बच्चे? ROSC का मतलब है, ध्यान रख लीजिएगा, अगर आपने किसी पेशेंट को सीपीआर दिया है, सीपीआर देने के बाद में अगर वो वाला पेशेंट रिवाइव कर जाता है और उसके अंदर स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन? स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन अगर उसके अंदर आ जाता है, उस वाली घटना को बोलते हैं दिस इज द ROSC। बोले सर ठीक है, सुना सुना लग रहा है। बोले बहुत बढ़िया। इसमें क्या अपडेट आए हैं सर? सबसे पहले आपको पोस्ट केयर, आप जब कार्डिक अरेस्ट के बाद में जब पर्सन रिवाइव कर गया, उसके बाद में पोस्ट केयर करते हैं, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले दिस इज द मेंटेन ऑक्सीजनेशन। आपको मेंटेन करना है ऑक्सीजनेशन एंड वेंटिलेशन, और आपको वेंटिलेशन मेंटेन करना है। बोले सर बिल्कुल ठीक बात है सर, वेंटिलेशन। और इसके अंदर क्या करने वाला हूं बच्चे? आपको स्टार्टिंग में हाई फ्लो FiO2 रखना है। हाई फ्लो यानी कि 100% का FiO2 रखना है, और लगभग और ये कब तक रखना है? जब तक कि SpO2 कितना नहीं आ जाता? SpO2 90 से 98% नहीं आ जाता, तब तक आपको इस वाले पर्सन को 100% का क्या देना है बच्चे? 100% का आपको ऑक्सीजन देना है। बोले सर ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि इस वाले क्लाइंट के अंदर आपको PaO2, सर PaO2 क्या है बच्चे? आर्टरी ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन कितना रखना है आपको? 62-105 mm ऑफ Hg आपको रखना ही रखना है। यस और नो? बिल्कुल सर। आपसे पूछ ले कि PCO2 कितना रखना है, तो PCO2 यहां पे रखना है बच्चे 35 से 45 mm ऑफ Hg। बोले सर ठीक बात है। बच्चे जो अपडेट आया है ना, वो बहुत प्यारा अपडेट आया है, वो आया है टेम्परेचर मेंटेन पर, कि आपको इस वाले पेशेंट का क्या करना है? मेंटेन करना है टेम्परेचर। बोले सर इसमें क्या अपडेट आया है बच्चे? कितना टेम्परेचर आपको रखना होगा? तो मैं बता देता हूं कि आपको इस वाले पेशेंट का आपको कंट्रोल करना है टेम्परेचर, और ध्यान रख लीजिएगा कितनी देर तक के लिए करना है, वही अपडेट है। पहले आपको टेम्परेचर कंट्रोल करना था 24 घंटे के लिए, अब कितनी देर के लिए करना है बच्चे? अब आपको 36 घंटे के लिए क्या करना है? 36 घंटे के लिए आपको उस वाले पेशेंट का टेम्परेचर मेंटेन करना है। बोले सर ठीक है सर। और क्या करूंगा बच्चे? आपको बीपी मेंटेन करके रखना है, मोर देन 65 mm ऑफ Hg का आपको बीपी रखना है। कौन सा? मीन आर्टेरियल प्रेशर वाला बीपी। यस और नो? बिल्कुल सर। बीपी आपको 65 से ऊपर मेंटेन करना है। ये सारी की सारी घटना आपको ROSC के अंदर रखनी है। ये सारी की सारी पोस्ट केयर में आएगी। बोले सर ठीक है। अगला क्या पूछा है बच्चे? ध्यान रख लीजिएगा, नियोनेटल सीपीआर के अंदर बहुत सारे अपडेट आए। बोले बिल्कुल सर। सबसे पहला अपडेट किस बात का आ गया है सर बच्चे? सबसे पहला अपडेट तो इसी बात का आ गया है कि अब टू थंब और वन हैंड मेथड काम आता है।
और वन हैंड वाला मेथड काम आता है। बोले सर ठीक है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर। दूसरा क्या अपडेट आया है बच्चे, ध्यान रख लीजिएगा, दूसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट ये आया है कि अब पीपीवी, पीपीवी को आप क्या बोलते हो, सीधा सीधा वेंटिलेशन बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चे, वेंटिलेशन बोलते हो। और जब भी आपसे करेक्शन ऑफ वेंटिलेशन पूछा जाएगा तो आपका मेथड क्या होगा, दिस इज द LMA, लेरिंजियल मास्क एयरवे आप यूज करने वाले हो। क्या यूज करने वाले हो, LMA यूज करने वाले हो। जब भी आपको क्या पूछेगा, आपको करेक्शन ऑफ द वेंटिलेशन पूछने वाला है, आप क्या आंसर करोगे, LMA आंसर करेंगे। बोले सर ठीक है बच्चे, साथ ही साथ में एक करेक्शन हो रहा है, वो करेक्शन ये है कि पहले आप किसी भी पेशेंट का अगर CPR करते थे, बोले सर करते थे, आप SpO2 चेक करते थे, बिल्कुल करते थे। तो ध्यान रख लीजिएगा, अब SpO2 मॉनिटरिंग के अंदर पहले मिनट वाला SpO2 मॉनिटरिंग हट गया है। अब जो आप SpO2 मॉनिटरिंग करने वाले हो वो 2 मिनट से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा बच्चे, 2 मिनट से स्टार्ट होने वाला है। पहले मिनट वाला SpO2 हट गया है। क्यों हटा है सर बच्चे, उसका रीजन सिंपल सा है, दिस इज द डिलेड कोड क्लैंपिंग। क्या रीजन है, डिलेड कोड क्लैंपिंग। बोले सर वो तो पहले भी होती थी बच्चे, इसमें भी अपडेट है, और अपडेट ये कह रहा है कि पहले डिलेड कोड क्लैंपिंग 15 से 30 सेकंड के बाद में नहीं, 30 से 60 सेकंड के बाद में होती थी। बोले सर ठीक है, 30 से 60 सेकंड के अंदर अगर आपको कोड क्लैंपिंग कर रहे थे, आप उसको भी डिलेड बोल रहे थे। अब क्या है, अब आपको कोड क्लैंपिंग क्या करनी है, 60 सेकंड से ज्यादा, यानी कि 60 सेकंड के बाद में आपको कोड क्लैंपिंग करनी है। जब आप कोड क्लैंपिंग इन द सेंस कोड कटिंग, है ना, कोड कटिंग से है कि अगर आप कोड कट ही 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट के बाद में कर रहे हो, तो पहले मिनट के अंदर SpO2 लेने से कोई फायदा है क्या, नहीं रहने वाला है। तो आप पहले मिनट का SpO2 नहीं लेंगे। बोले सर ठीक है, और क्या क्या अपडेट आया है सर नियोनेटल रिससिटेशन के अंदर, तो बच्चे अपडेटों की जड़ी है इसके अंदर। जैसे कि सर बच्चे पहले आप क्या करते थे, सर मैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन कितनी देर के लिए देता था, सर 30 सेकंड के लिए देता था। आज भी कितनी देर के लिए देता हूं, आज भी 30 सेकंड के लिए ही देता हूं। बोले सर ठीक है, पर अपडेट क्या है बच्चे, पहले जब आपने किसी पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दिया, 15 सेकंड के बाद में आप क्या करने वाले थे, आप असेस करने वाले थे क्या, पल्स। यस और नो, बिल्कुल सर यही करते थे हम। लेकिन अब क्या अपडेट आ गया है, अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन देने के कितनी देर के बाद में, जब आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन 15 से 30 सेकंड के लिए दे लिया ना, उसके बाद में आपको असेस करना है कि कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ हार्ट रेट में, यानी कि पल्स में या चेस्ट राइज में। अगर हो गया था तो वेल एंड गुड था, अगर नहीं हुआ था तो आपको करेक्टिव स्टेप्स यानी कि मिस्टर सोपा पे जाना था। यस और नो, बिल्कुल सर। और जब आप मिस्टर सोपा पे गए थे तो आप पहले कर रहे थे कि सर पहले तो मास्क का एडजस्टमेंट करूंगा, फिर 5 रेस्क्यू ब्रीथ दूंगा, फिर असेस करूंगा, फिर रिपोजिशन करूंगा हेड और रेक को, फिर 5 ब्रीथ दूंगा, फिर असेस करूंगा। अगर जहां पर ठीक हो गया वहीं पर ही आप वो टेक्निक छोड़ देते थे। अब ऐसा है कि अब इसको एक सीक्वेंस में करने की नीड नहीं है। आप कभी भी कुछ भी इन 6 की 6 स्टेप में कुछ भी स्टेप, कोई सी भी स्टेप आप पहले परफॉर्म कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। बोले सर ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूनेटल CPR अपडेटेशन। यस और नो, बिल्कुल सर। अगला अपडेट देख लेते हैं बच्चे, किस पर है, बहुत बढ़िया अपडेट आया है। वो अपडेट किस पर आया है बच्चे, वो अपडेट आया है हाइपरटेंशन क्राइटेरिया पर। ध्यान रखना 120 और 80 से कम का मामला है, दिस इज द नॉर्मल। एलिवेटेड कब बोलेंगे, जब 120 से 129 और 80 से कम अगर डायस्टोलिक है, दिस इज द एलिवेटेड। स्टेज 1 बोलने वाले हैं 130 से 139 आपका SBP, और 80 से 89 आपका अगर है तो दिस इज द स्टेज 1। 140 से ऊपर और 90 से ऊपर आपका डायस्टोलिक है, दिस इज द स्टेज 2। और 180 से ऊपर आपका SBP और 120 से ऊपर आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, दिस इज नोन एज द सीवियर हाइपरटेंशन। यस और नो, बिल्कुल सर। सवाल क्या पूछ सकता है, सवाल ट्रीटमेंट का टारगेट पूछ सकता है। अगर आपने ट्रीटमेंट किया तो टारगेट क्या क्या होगा, ये सारी की सारी बातें यहां लिखी हुई है। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ थोड़ी बदली है, क्या क्या मैनेजमेंट है सब कुछ लिखा हुआ है। प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट। बोले सर ठीक है, अगला देख लेते हैं किस पे आया है। ये आपको सर ने पढ़ा दिया था, इसको हटा देते हैं। सेप्सिस अपडेट क्या आया है बच्चे, सेप्सिस अपडेट के अंदर बच्चे मोस्ट इंपोर्टेंट सेप्सिस अपडेट जस्ट अभी कुछ 15 से 20 दिन पहले आया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चे
न्यूज टू गाइडलाइन। बोले सर ये क्या होती है बच्चे? पहले जब भी सेप्सिस वाला पेशेंट होता था, आप मॉनिटरिंग के लिए क्या यूज करते थे? क्यू सोफा यूज करते थे, जो आपको सेप्सिस रिस्क के बारे में बताता था। बोले बिल्कुल सर बताता था। उस वाली कंडीशन के अंदर आप रेस्पिरेशन रेट, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और ग्लासगो कोमा स्केल देखते थे। बोले सर देखते थे। अब इसको किसने किसने रिप्लेस कर दिया है? न्यूज 2 ने, NEWS 2 ने इसको रिप्लेस कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये अर्ली डिटोरिएशन बता सकता है। इसकी सेंसिटिविटी हायर है किससे? क्यू सोफा से। इसमें कौन कौन से पैरामीटर काम आएंगे? रेस्पिरेशन रेट, SpO2, टेम्परेचर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ध्यान रख लीजिएगा, आपको जब भी क्यू सोफा करना था, आप लिमिटेड यानी कि आईसीयू के अंदर ही कर सकते थे, लेकिन न्यूज 2 आप वार्ड में, इमरजेंसी में और ट्राइज कहीं भी आप जो है मॉनिटर कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा आने पर अर्जेंट रिव्यू नीड है। दिस इज ऑल अबाउट द सेप्सिस गाइडलाइन। क्या बात बताई? पहले क्या चलता था? पहले चलता था बच्चे क्यू सोफा। क्या चलता था पहले चलता था बच्चे क्यू सोफा। अब किसने रिप्लेस कर दिया है इसको? न्यूज 2 ने रिप्लेस कर दिया है। यस और नो? यस सर। बच्चे मैंने आपको कई दफा बताया है कि जब भी सेप्सिस आ जाए तो आपको ध्यान रखना है क्या? सेप्सिस 6। क्या ध्यान रखना है बच्चे? सेप्सिस 6। यस और नो? बिल्कुल सर। आपने सेप्सिस 6 के बारे में बताया था, जिसको आपको 1 घंटे में परफॉर्म करना था। कितने घंटे में परफॉर्म करना था बच्चे? 1 घंटे में परफॉर्म करना था। 3 गिव एंड 3 टेक। 3 चीज दे दो और 3 चीज ले लो। बोले सर ठीक है, बिल्कुल यही मैनेजमेंट आज भी रहने वाला है। 3 गिव में क्या क्या है सर? बच्चे उस वाले पेशेंट को ऑक्सीजन दे दीजिएगा, बच्चे उस वाले पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे दीजिएगा, और उस वाले पेशेंट को क्या दे देना है बच्चे? उस वाले पेशेंट को फ्लूइड दे देना है। यस और नो? यस सर। बच्चे 3 चीजें क्या लेनी है? यूरिन आउटपुट लेना है, कल्चर लेने हैं, और साथ ही साथ में लैक्टेट का लेवल लेना है। यस और नो? यस सर। बच्चे ये वाला सेप्सिस 6 का बंडल कहां यूज होता है बच्चे? यूके में। बोले सर ठीक है। यानी कि ये कितने घंटे में करना होता है? विद इन 1 आवर। 1 घंटे में आपको ये सेप्सिस 6 का बंडल यूज कर लेना है। सर इंडिया में कितने स्टेप होते हैं सेप्सिस मैनेजमेंट के? तो बच्चे अगर इंडिया की मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर जो सेप्सिस का बंडल है, जो कि 1 घंटे के अंदर पूरा करना है, वो अकॉर्डिंग टू सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन यानी कि SSC के थ्रू चलता है। किसके थ्रू चलता है? SSC के थ्रू, सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन। कितने घंटे में देना है? विद इन 1 आवर के अंदर देना है। और इसमें कितने स्टेप होने वाले हैं बच्चे? 5 स्टेप होने वाले। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर, ठीक बात समझ में आ रही है। क्या क्या करूंगा सर? बच्चे सबसे पहले आपको करना है क्या? सबसे पहले आपको मीजर करना है लैक्टेट लेवल। क्या मीजर करना है बच्चे? आपको लैक्टेट लेवल मीजर करना है। बोले सर ठीक है। दूसरी चीज क्या करनी थी सर? बच्चे दूसरी चीज आपको करनी थी एंटीबायोटिक्स, सॉरी बायोटिक्स नहीं, आपको सबसे पहले ब्लड कल्चर लेने थे। बोले सर ब्लड कल्चर लेने के बाद में क्या देना है? एंटीबायोटिक देनी है। यानी कि एंटीबायोटिक से पहले पहले क्या ले लूंगा? बिल्कुल मैं ब्लड कल्चर लेने वाला हूं। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। उसके बाद में तीसरा है, दिस इज द एंटीबायोटिक आप यूज करेंगे। और कौन सी होगी ये होगी ब्रॉड स्पेक्ट्रम। कौन सी होगी बच्चे? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आप यूज करने वाले हैं, IV। बोले सर ठीक है। सर चौथी चीज क्या रहने वाली है? आप ध्यान रख लीजिएगा, आपको 30 ml पर केजी, 30 ml पर केजी क्रिस्टलोइड फ्लूइड आपको चलाने। 30 ml पर केजी आपको क्या चलाना है बच्चे? आपको क्रिस्टलोइड फ्लूइड चलाना है। कब चलाना है? जब पेशेंट हाइपोटेंशन में जाए, यानी कि आपको रैपिड फ्लूइड रिससिटेशन करना है। बोले सर ठीक है। और 5वां क्या है? आपको वेसो प्रेशर यूज करना है। और जो वेसो प्रेशर जो इसके अंदर चॉइस रहेगी, वो रहेगी नोरेड, वो रहने वाली है नोरेड। और ध्यान रख लीजिएगा, आपको कितना मीन आर्टरी प्रेशर मेंटेन करना है? मोर देन 65 mm ऑफ Hg। दिस इज ऑल अबाउट द न्यू गाइडलाइन ऑफ द SSC सर्वाइवल सेप्सिस कैंपेन। कितने हैं? 5 है टोटल। याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चे। बोले सर ठीक है। अगला अपडेट किसके बारे में है सर? बच्चे अगला अपडेट ध्यान रख लीजिएगा, जस्ट आया है, ये हाल ही में आया हुआ अपडेट है, और स्ट्रोक का अपडेट है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है बच्चे। ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आपको एक चार्ट में पूरा करवाने वाले हैं कि कैसे आपको इस चीज को याद रखना है। बोले सर ठीक है, बताइएगा जरा।
बच्चे ध्यान रखिएगा, स्ट्रोक के अपडेट के अंदर पहले क्या चीजें चलती थी सर? बच्चे स्ट्रोक के अपडेट के अंदर मैं पहले 2019 की गाइडलाइन लिखूंगा, देन 2026 की गाइडलाइन लिखूंगा। बोले सर ठीक है। बच्चे सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको क्या चीज, कि पहले अगर मैं बात करता था इसके प्राइमरी ड्रग की, कि आप जैसे ही आपके पास में स्ट्रोक का पेशेंट आया तो आपको थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट कर देनी थी। बिल्कुल सर कर देनी थी। पहले क्या यूज करता था बच्चे? पहले टीपीए यानी कि बेसिकली 80 प्लेस यूज करता था। कितनी देता था? 0.9 mg पर केजी देता था। कितनी मैक्सिमम डोज हो सकती थी? 90 mg मैक्सिमम डोज हो सकती थी सर। और ध्यान रखना कब? 1 घंटे का इन्फ्यूजन देना पड़ता था। यस और नो? बिल्कुल सर। अब क्या अपडेट आ गया है बच्चे? 1 घंटे का अपडेट, 1 घंटे का इन्फ्यूजन का वेट नहीं करना है, आपको सीधी बोलस दे देनी है 5 सेकंड के अंदर। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल बेटा। ड्रग का नाम क्या रहने वाला है? टिनेक्टी प्लेस। क्या रहने वाला है बच्चे? टिनेक्टी प्लेस। यस और नो? यस सर। डोज का पूछ ले, 0.25 mg पर केजी। मैक्सिमम डोज का पूछ ले 25 mg। आपसे पूछ ले कैसे दोगे? ध्यान रखना आईवी बोलस दे देना है। क्या दे देना है बच्चे? आईवी बोलस दे देना है। बोले सर ठीक है। बच्चे जब भी पहले आप थ्रोम्बोलिसिस देखते थे ना, तो आप सबसे पहले किस पर जाते थे? आप जाते थे बच्चे NISS स्कोर पर। कौन से स्कोर पर? NIHSS स्कोर पे जाते थे। लेकिन आप आज NIHS स्कोर पे नहीं जाकर किस पर जाते हो? कि उसके बॉडी के फंक्शन, यानी कि पेशेंट के फंक्शन कैसे काम कर रहे हैं। अगर वो फंक्शन ठीक ठाक है तो कोई चक्कर नहीं है, लेकिन अगर उसके आपके नर्वस सिस्टम के किसी भी फंक्शन में अगर डिफॉर्मिटी है, आप हाथों हाथ क्या करने वाले हो? आप हाथों हाथ थ्रोम्बोलिसिस करने वाले हो। ध्यान रखना इंपोर्टेंट बन जाता है कि टीपीए पहले चलता था, अब इसके ऊपर किसको यूज करना है? आपको टिनेक्टी प्लेस को यूज करना है। मैं आपको बता दूं, दोनों ही क्लास फर्स्ट की ड्रग है, यानी कि दोनों ही बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये कमजोरी की खराब है, लेकिन आपको अगर जल्दी ट्रीटमेंट करना है तो आप कौन सी ड्रग यूज करने वाले हो बच्चे? आप ड्रग यूज करने वाले हो टिनेक्टिप्लेज। और क्या अपडेट आया है बच्चे? इसके विंडो पीरियड में अपडेट आया है। किसके? हाँ, विंडो पीरियड में अपडेट आया है। पहले आप बोलते थे कि 4.5 घंटे के अंदर आपको थ्रोम्बोलिसिस कर देना है, लेकिन अब क्या आ गया है? 4.929 आवर्स। ध्यान रखना, स्टार लगा लीजिएगा कि थ्रोम्बोलिसिस आप 4.5 से 9 घंटे के अंदर कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले थ्रोम्बोलिसिस कब करते थे? पहले थ्रोम्बोलिसिस करते थे 4.5 घंटे से अंदर। अब कब कर सकते हैं? 4.5 से 9 घंटे के अंदर आप क्या कर सकते हो बच्चे? आप थ्रोम्बोलिसिस कर सकते हो। अगला क्या है? बहुत बढ़िया, सारे के सारे बच्चों ने पढ़ रखा होगा। किसके बारे में? बिल्कुल टीबी की गाइडलाइन के बारे में। न्यू रिकमेंडेड ऑप्शन क्या रहने वाला है? दिस इज द 2HPM या 2HPZM। पहले 6 महीने का चलता था, अब 4 महीने का चलता है। आइसोनाजिड, रिफाम्पिटिन, पायराजिनिमाइड, और ध्यान रखना अब M ऐड हो गया है, दिस द मोक्सीफ्लोक्सासिन। यस और नो? बिल्कुल सर। हट कौन सी गई है? इथाम ब्यूटोल हट गई है बच्चे। और रिफाम्पिसिन को किसने कर दिया है रिप्लेस? रिफाम्पिटिन ने। पहले 6 महीने का चलता था, अब कितने का चलता है? अब 4 महीने का चलता है। टीबी रिजेमेन। यस और नो? यस सर। अगला देख लीजिएगा डंपा। ये तो कल परसों में आया है, पहले आप IM देते थे 150 mg। कितना? 150 mg IM देते थे। अब आप सबक्यूटेनियस देने वाले हो 104 mg। यस और नो? यस सर। क्या नाम है इसका? दिस इज द सयाना प्रेस। क्या नाम है बच्चे? सयाना प्रेस। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, इंपोर्टेंट है डंपा। DMPA इंपोर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा। अगला पूछा है KMC। बच्चे मैं आपको बता दूं KMC के बारे में, तो यानी कि कंगारू मदर केयर। इसमें एक कंपोनेंट होता है जिसका नाम होता है आई। क्या नाम होता है? आई। पहले इस आई का मतलब होता था इंटरमिटेंट। मैं बता देता हूं क्या ये होता था, इंटरमिटेंट। अब न्यू गाइडलाइन में क्या आया है? न्यू गाइडलाइन में इस आई का मतलब हो गया है बच्चे इमीडिएट। क्या हो गया है? इमीडिएट। यस और नो? यस सर। आप KMC कब स्टार्ट करते हो? जब बच्चे का वजन अगर 1.8 kg से कम है तो आपका बेस्ट टाइम है स्टार्ट करने का। खत्म कब कर देते हैं? जब बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम हो जाए, तब आपको KMC स्टॉप कर देनी है। कहीं कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।
सर ये डॉग बाइट के मैनेजमेंट का क्या मामला है बच्चे? इसका मामला यह है कि किसी बच्चे को, किसी इंसान को कुत्ते ने काटा तो आप क्या करते थे? सर मैं ओल्ड गाइडलाइन के हिसाब से 15 मिनट वॉश करवाता था। कितनी देर वॉश करवाता था बच्चे? 15 मिनट वॉश करवाता था। किससे? रनिंग वाटर से। यस और नो? यस सर। किससे? रनिंग वाटर से मैं वॉश करवाता था। सर न्यू गाइडलाइन क्या कहती है? सर न्यू गाइडलाइन क्या कहती है बच्चे? न्यू गाइडलाइन ये कहती है कि इस वाले को आपको अब सिर्फ 10 मिनट के लिए करवाना है। 10 मिनट के लिए रनिंग वाटर प्लस सोप प्लस साबुन, ध्यान रखना इससे आपको वॉश करवाना है। पहले 15 मिनट था, अब 10 मिनट है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है बच्चे? एपिग्लोटाइटिस। एपिग्लोटाइटिस के अंदर ये अपडेट आया है। पहले इसका मोस्ट कॉमन कोज हिब होता था, अब इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है बच्चे? अब इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यस और नो? और सेकंड कोज में आएगा आपका, सेकंड कोज में आपका आने वाला है दिस इज द एच इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आपका दूसरे नंबर पे आ गया है ड्यू टू वैक्सीनेशन। बोले सर ठीक है। बच्चे डीओसी, डीओसी किसकी? एन्यूरेसिस की डीओसी पहले कौन सी होती थी? डीओसी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? डीओसी की बात कर रहा हूं। पहले हो सकती थी इमिप्रामिन, अब होती है डेस्मोप्रेसिन। क्या होती है? डेस्मोप्रेसिन। डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है। यस और नो? यस सर। अगला देख लेते हैं। 5 मोर्टिलिटी, नियोनेट की या जो भी बच्चा है उसकी मोर्टिलिटी के 5 कोज कौन कौन से हैं? 5 मोर्टिलिटी तो सुन के जाइएगा। मोस्ट कॉमन कोज सबसे पहला क्या है बच्चे? सबसे पहला बच्चा निमोनिया की वजह से मरता है। किसकी वजह से मरता है बच्चे? निमोनिया की वजह से। दूसरा मरता है प्री मैच्योरिटी की वजह से। ध्यान रखना, अपडेट्स का ध्यान रख लीजिएगा, है ना, इसी सीक्वेंस में चलना है। पहले निमोनिया, दूसरा प्री मैच्योरिटी, तीसरा डायरिया। तीसरा क्या है बच्चे? तीसरा है डायरिया। चौथा रहने वाला है आपका एस्फाइक्सिया। चौथा क्या रहेगा? एस्फाइक्सिया। पांचवा रहेगा नियोनेटल सेप्सिस। और छठा आपका रहने वाला है क्या? छठा आपका रहने वाला है बच्चे मीजल्स। यस और नो? यस सर। सर किस हिसाब से बताया आपने? बेटा ध्यान रख लीजिएगा कि इन 100% में से 100% में से देखा गया है कि 24% तो निमोनिया की वजह से गए, 18% की मोर्टिलिटी प्री मैच्योरिटी की वजह से हो गई है, 11% की मौत डिहाइड्रेशन यानी कि डायरिया की वजह से हो गई है, एस्फाइक्सिया की वजह से 10% बच्चे जो हैं वो बिल्कुल मौत के घाट उतर गए हैं, 8% किसके? न्यूटल सेप्सिस, और 3% किसके थ्रू बच्चे? आपकी मीजल्स के थ्रू। दिस इज द 5 मोर्टिलिटी कॉजेज ऑफ द चाइल्ड। सिस्टिक फाइब्रोसिस के ट्रीटमेंट के अंदर एक नई ड्रग जुड़ी है जिसका नाम क्या है बच्चे? बच्चे वो सारे काम करेंगे जो आपने पढ़ रखे, लेकिन जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना वो बिल्कुल वो ऐड हो गई है। उसका नाम सारे के सारे बच्चों को पता होगा जहां तक है। क्या नाम है बच्चे? इवाका फेटोर। यस और नो? यस सर। दिस इज द डीओसी ऑफ द सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्या करती है ये? CFTCR जीन की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। अगर CFTCR जीन की एक्टिविटी बढ़ गई तो क्या सिक्रेशंस में कुछ बदलाव आएंगे? बिल्कुल सर आने वाले। अगला क्या है बच्चे? एनीमिया मुक्त भारत। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा ही आएगा, यहां से सवाल आना ही आना है। सवाल सबसे पहले क्या पूछेगा? अगर 6 महीने का बच्चा है, कितने महीने का बच्चा है बेटा? 6 महीने का बच्चा है, 6 महीने से लेके 5 साल का बच्चा है ना, तो कैसे दोगे बच्चे? सिरप दोगे। क्या दोगे? सिरप के अंदर दोगे। और सिरप उसके अंदर कितना आयरन होगा बच्चे? 20 mg आयरन। कितना आयरन रहने वाला है? 20 mg आयरन रहने वाला है। और आप बोलोगे कि फोलिक एसिड कितना? तो 100 माइक्रोग्राम। कितना बच्चे? 100 माइक्रोग्राम उसके अंदर फोलिक एसिड देखने को मिलने वाला है। बोले सर ठीक है। बच्चे सिरप के थ्रू भी कैसे दूंगा? 1 ml। कितना? 1 ml दूंगा सिरप के थ्रू। किसके थ्रू बच्चे? 1 ml सिरप के थ्रू दूंगा। और कितने वीक में दूंगा? 1 वीक में, ट्वाइस इन ए वीक। ट्वाइस इन ए वीक, 1 वीक में 2 बार देने वाला हूं। बोले सर ठीक है। बच्चे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से एज ग्रुप के बारे में? 6 से 9 साल वाले बच्चे के एज ग्रुप के बारे में। अगर 6 से 9 साल वाले एज ग्रुप वाले बच्चे की बात थी तो इसके अंदर आयरन कितना रहेगा? 40 mg का क्या रहने वाला है बच्चे? आयरन रहने वाला है। और इसमें फोलिक एसिड कितना रहेगा बच्चे? 400 माइक्रोग्राम। 400 माइक्रोग्राम का फोलिक एसिड रहेगा। यस और नो? यस सर। कब देंगे सर? वीकली देने वाला हूं, यानी कि वीक में 1 बार देने वाला हूं। और पिंकी पोंकी यानी कि पिंक कलर की टेबलेट होने वाली है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर बात समझ में आ गई है बच्चे। अगला क्राइटेरिया कहता है कि 10 से 19 साल का बच्चा हो, 10 से 19 साल की एज हो,
और हो सकता है कि 20 से 49 साल की एज हो, 20 से 49 साल की एज हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, चाहे लैक्टेशन वाली लेडी हो, उस वाली कंडीशन के अंदर डोजेज सेम टू सेम रहेगी। और डोजेज कितनी रहेगी? 60 माइक्रोग्राम तो क्या रहने वाला है बच्चे? आयरन रहने वाला है। और साथ ही साथ में फोलिक एसिड की बात करेंगे तो 500 माइक्रोग्राम इसके अंदर आयरन रहेगा। और ये आपको कैसे देनी है? ध्यान रखना, अगर सिर्फ एज ग्रुप की बात हो, किसकी बात हो? सिर्फ एज ग्रुप की बात हो तो आपको वीकली देनी है। क्या देनी है बच्चे? वीकली देनी है। और लैक्टेशन और प्रेग्नेंट लेडी की बात हो तो आपको डेली देनी है। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल बात समझ में आ गई है सर। और सारे के सारे बच्चे देखेंगे जो वीकली गोली दे रहे हैं वो कौन सी कलर की है? वो ब्लू कलर की है। और आप जो डेली गोली दे रहे हैं, मतलब 10 से 19 साल के बच्चे को जो गोली देंगे दिस इज द ब्लू, और जो आप बाद में देंगे दिस इज द रेड कलर की आपकी पिल्स रहने वाली है। क्या मेरी बात सारे के सारे बच्चे समझ गए हैं क्या? बिल्कुल सर समझ गए। अगला देखते हैं क्या है। अगला देखते हैं बच्चे क्या है। दिस इज द फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन ऑब्स्ट्रक्शन। बोले सर ठीक है, यानी कि बेसिकली सवाल किसका है बच्चे? सवाल है चोकिंग का। किसका सवाल है? सवाल है चोकिंग का। और चोकिंग के अंदर क्या पूछ लिया है आपसे? चोकिंग के अंदर ये पूछ लिया है बेटा कि अगर चोकिंग किसको हो जाए, आपको और मुझे, यानी कि अडल्ट को हो जाए, और अगर चोकिंग हो जाए बच्चे को, किसको हो जाए बेटा? बच्चे को। तो सर क्या क्या करता हूं? तो ध्यान रखना, अगर अडल्ट को यानी कि जवान आदमी को चोकिंग हो जाए तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चे आप हेमलिच मैन्युअर यूज करते हैं, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब अपडेट क्या आया है कि हेमलिच मैन्युअर से पहले आपको 5 बैक स्लैप देने ही देने, 5 बैक स्लैप आपको देने हैं। देन आपको हेमलिच मैन्युअर यानी कि एब्डोमिनल थ्रस्ट आपको करना है। बोले सर ठीक है। बच्चे के अंदर क्या था सर? बच्चे के अंदर वही 5 बैक स्लैप और 5 कौन से? चेस्ट थ्रस्ट। 5 बैक स्लैप प्लस 5 चेस्ट थ्रस्ट आपको बच्चे के अंदर करने होंगे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सर। बच्चा है ये अडल्ट या मोर देन 1 ईयर ऑफ चाइल्ड, 1 साल से ज्यादा का बच्चा हो या अडल्ट हो, उस वाली कंडीशन में आपको हेमलिच मैन्युअर पहले क्या करोगे? पहले 5 बैक स्लैप दोगे, देन आप हेमलिच यानी कि एब्डोमिनल थ्रस्ट देने वाले हो। अगर बच्चा 1 साल से कम का था, 5 बैक स्लैप और 5 चेस्ट थ्रस्ट देने वाले थे। सर क्या है ये बेटा? ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोले जैसे कि बच्चे ये है आपका रबर कैथेटर, रबर फोली। क्या है बच्चे? रबर इनड्वेलिंग फोलिस कैथेटर है। बोले सर क्यों लेके आ गए यहाँ पे? बच्चे इसलिए लेकर आ गए हैं कि इसमें कुछ अपडेट आई है। अपडेट क्या है? पहले आप इसको चेंज कर देते थे 7 दिन के अंदर। कितने दिन में चेंज कर देते थे? 7 दिन के अंदर आप ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे। आज इसको न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितने दिन में चेंज करते हो? आप इसको 14 दिन में चेंज करते हो। यस और नो? यस सर। बच्चे सिलिकॉन कैथेटर होता है, सिलिकॉन कैथेटर आप कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? आप 30 दिन के अंदर आपको उसको बदल देना चाहिए। मैक्सिमम आप 90 दिन तक यूज कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? बिल्कुल सर। बच्चे इसके अंदर कुछ फ्रेंच होते हैं, एक 18 फ्रेंच का होता है जो कि रेड कलर का होता है, एक 20 फ्रेंच का होता है। एक कौन से कलर का होता है बच्चे? 20 फ्रेंच का होगा। जो कौन से कलर का होगा? जो बच्चे येलो कलर का होगा। कौन से कलर का होगा? येलो कलर का होगा। 22 फ्रेंच का आपका वोयलेट कलर का होगा। कौन से कलर का? 22 फ्रेंच का आपका वोयलेट कलर का रहने वाला है। और 24 फ्रेंच का आपका ब्लू कलर का रहने वाला है। यस और नो? यस सर। दिस इज ऑल अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ द फोलिस कैथेटर। बोले सर ठीक है। अगला अपडेट देख लेते हैं किसके बारे में है? सर्जिकल साइट इंफेक्शन के बारे में। क्या होती है सर सर्जिकल साइट इंफेक्शन? बच्चे ध्यान रखना, सर्जरी के 4 से 5 दिन के अंदर होने वाला इंफेक्शन क्या हो सकता है? सर्जिकल साइट इंफेक्शन हो सकता है, पहली बात। बोले सर ठीक है। सर अपडेट क्या है? बच्चे पहले ऐसा देखा गया था कि आपने सर्जरी करी, क्या की बच्चे? आपने सर्जरी की, तो सर्जरी के 30 दिन तक आपने उस टाइप की सर्जरी की है जिसके अंदर आपने विदाउट इंप्लांट की कोई भी इंप्लांटेशन या कोई भी प्रोथेसिस आपने नहीं डाला है, कोई भी इंप्लांट नहीं किया है, कोई भी प्रोथेसिस आपने नहीं डाला है। उस वाली कंडीशन में 30 दिन तक अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो आप बोल सकते हैं दिस इज द सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। लेकिन अगर आपने इंप्लांट डाला है, तो उस वाली कंडीशन में पहले क्या बोलते थे? पहले बोलते थे, ओल्ड गाइडलाइन ये कहती थी कि अप टू 1 ईयर तक अगर इंफेक्शन हो रहा है तो वो सर्जिकल साइट है। लेकिन न्यू गाइडलाइन क्या कहती है बच्चे? न्यू गाइडलाइन ये कह रही है कि सिर्फ 90 डेज तक,
ध्यान रखना, 90 दिन तक अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो आप किसके बारे में सोच सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि इस वाली कंडीशन में इस पेशेंट को सर्जिकल साइट इन्फेक्शन रहा होगा। पहले क्या थी? पहले 1 साल। अब क्या है? अब केवल और केवल कितने दिन है बच्चे? 90 दिन है। अगला अपडेट किसके बारे में है? निगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के बारे में। ध्यान रख लीजिएगा, किसके लिए यूज होती है बच्चे? पस को बाहर निकालने के लिए यूज होती है। क्या पहले आप निगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी आप इन्फेक्टेड वुंड में यूज नहीं करते थे? अब पहले नहीं करते थे आप। अब कौन सी नई गाइडलाइन आ गई है? अब आ गई है बच्चे NPW, सुनिएगा, अब आ गई है NPWT। ये क्या है? ये निगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी है और इसके साथ में आ गया है IND। क्या आ गया है बच्चे? इसके साथ में आ गया है IND। आई का मतलब क्या है बच्चे? इंस्टिलेशन। क्या है बच्चे? आई का मतलब है इंस्टिलेशन और डी का मतलब है ड्वेल टाइम। डी का मतलब क्या है बच्चे? डी का मतलब है ड्वेल टाइम। बोले सर ठीक है, जैसे आप डायलिसिस में करते थे। सर इंस्टिलेशन के अंदर कितना NS बढ़ दूंगा? 50 से 70 ml का NS में डाल दूंगा। किसमें? इंस्टिलेशन में। और उसको कितनी देर तक के लिए छोड़ दूंगा बच्चे? उसको छोड़ दूंगा 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देने वाला हूं। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। दिस टेक्निक इज नोन एज द NPWT IND। किसमें यूज करते हैं? यूज्ड इन द इन्फेक्टेड वुंड। यस और नो? यस सर। अगला पूछा है आपसे सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग। ध्यान रख लीजिएगा, आपको सर्जिकली हैंड स्क्रबिंग कौन करती है बच्चे? स्क्रब नर्स करती है। कौन करती है? स्क्रब नर्स करती है। और अगर स्क्रब नर्स है, घूम रही है और उसके हाथ सोइल्ड नहीं है, नॉट सोइल्ड, अगर सोइल्ड नहीं है, उस वाले टाइम पे आपसे पूछेगा कि सर्जिकल हैंड स्क्रबिंग कैसे करेगी। तो बच्चे ध्यान रख लीजिएगा, मैंने आपको पिछली क्लासेज में बताया, आपको यूट्यूब की जो क्लासेस थी उसमें बताया है, ये वाली स्क्रबिंग नहीं क्या करने वाली है बच्चे? रबिंग करने वाली है। और रबिंग करने के लिए जो सॉल्यूशन आप यूज करने वाले हैं वो कौन सा है? वो 0.5% CHG प्लस 70% आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। यस और नो? यस सर। ये आप यूज करने वाले हैं किसके अंदर? ये आप यूज करने वाले हैं सर्जिकल रबिंग के अंदर। बोले सर ठीक है। आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू WHO कितनी टेक्निक होती, कितने स्टेप्स होते हैं हैंड वॉशिंग के? 6 स्टेप। आपसे पूछ ले हैंड वॉशिंग के कितने मूवमेंट्स होते हैं? 5 मूवमेंट्स। बिल्कुल सवाल बन सकता है यहां से। अगला अपडेट किसके बारे में है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन अपडेट आया है बच्चे। यहां से ध्यान रखना, पहले आप ATLS प्रोटोकॉल में क्या देखते थे? सर मैं ABCD देखता था, यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन और डिसेबिलिटी। अब ध्यान रखना क्या ऐड हो गया है? X ऐड हो गया है। ध्यान रखना ये X आप वाली X नहीं है, ये X वही तो है जो आपको खून के आंसू लड़ा देती थी, वही X यहां है। यानी कि आप एयरवे मैनेजमेंट के अंदर जो X काम में लेंगे ना, वो क्या बताएगा? वो बताएगा ब्लीडिंग को। यानी कि ट्रोमा वाला पेशेंट हो, ATLS प्रोटोकॉल यूज हो रहा हो, सबसे पहले जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है आपको वो ब्लीडिंग रोकनी है, देन आपको एयरवे मैनेजमेंट करना है। यहां से सवाल बनना तय है। सबसे पहले क्या करेंगे? ध्यान रख लीजिएगा, आपको हेमरेज रोकने का काम करना है। स्टॉप मैसिव कंटिन्यूअस एक्सटर्नल ब्लीडिंग, यूज डायरेक्ट प्रेशर, पैकेजिंग और टोर्निक्वेट्स, ट्रीट द ग्रेटेस्ट थ्रेट फर्स्ट। ध्यान रखना इस बात का, आपको सबसे पहले ब्लीडिंग रोकनी है, उसके बाद में एयरवे, उसके बाद में ब्रीदिंग, उसके बाद में सर्कुलेशन, उसके बाद में डिसेबिलिटी और देन एक्सपोजर। This is all about the update which is very very important for your upcoming NORCET exam. Best of luck, best wishes to you. Thank you, thanks a lot.